नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, एक गांव की आसपास की ज़मीन, किसान अलग अलग हैं लेकिन उत्पादन में अंतर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उत्पादकता की वजह से। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर CR कांटवा, आप कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से हैं और आज आप किसान भाइयों को फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ मूल मंत्र देने वाले हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों। तो डॉक्टर साहब, मूल मंत्र की बात शुरू करते हैं। किसान भाई को खेत की तैयारी करना है, तो ऐसे में कौन सा मूल मंत्र है जो उनके लिए लाभदायक होने वाला है? जी जी। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि किसान भाई वर्ष दर वर्ष गहरी जुताई करते हैं। ऐसा किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ष दर वर्ष करने से कोई उसका फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि अपने को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो अपनी खेती की लागत है, वो बढ़ जाती है। इसमें किसान भाइयों को 3 साल में एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि किसी भी भूमि के अंदर अगर फंगस लगी हुई हो तो अधिक टेम्परेचर के कारण, यानी कि मई जून के महीने में किसान भाइयों को गहरी जुताई करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि फंगस नष्ट हो जाएगी, साथ में कुछ कीटों के जैसे अंडे वगैरह होते हैं या कुछ कीट ऐसे भूमि में पर्याप्त होते हैं जिनको भी अधिक तापमान के कारण, गहरी जुताई के कारण वो बाहर आते हैं और उन्हें नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, अगर मई जून के महीने में गहरी जुताई करें किसान भाई, तो जैसे ही जून जुलाई में जो पहली बारिश होती है, उससे जो जल धारण क्षमता है भूमि की, वो भी अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण आगे जाके अगर 2 बारिश के बीच में अगर गैप आता है या बारिश के बीच में गैप आता है, तो वो जो जल धारण क्षमता उसकी ज़मीन की बढ़ी हुई होती है, वो वहाँ उस गैप में उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है फसल के लिए। जी डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी जैसे हमारे किसान भाइयों ने कर ली है, अब तैयारी करने के बाद उन्हें अच्छा बीज चाहिए, क्योंकि बीज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस बारे में भी किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए कि भाई अच्छा बीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अक्सर किसान भाइयों को अच्छी उन्नतशील प्रजाति का बीज कहाँ से मिलना चाहिए, इसका थोड़ा ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वो कोई भी दुकानदार उन्हें जो भी कह देता है कि ये अच्छा उत्पादन देगी, उसके हिसाब से वो ले लेते हैं, हालांकि उनको बाद में पछतावा होता है, नुकसान होता है। तो इसमें किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वसनीय जो संस्थान होते हैं, जैसे कृषि विश्वविद्यालय हुए, महाविद्यालय हुए, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हुए, इसके अलावा जो शासन की अनेक निगम है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल सीड का निगम है, वहाँ से ये किसान भाई अगर बीज प्राप्त करेंगे नई फसलों का, तो वहाँ क्या होता है कि कोई भी पुरानी प्रजाति या बहुत कम उत्पादन वाली प्रजातियों का वो संग्रहण नहीं करते हैं, अच्छी उन्नतशील प्रजातियों का ही संग्रहण करते हैं। बस किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अपने यहाँ क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजाति अनुकूल है, कि इसका बीज कौन सा उपयुक्त है, उसका अच्छे से प्रमाण अवश्य जांच ले बैग के ऊपर कि उसका जर्मिनेशन कैपेसिटी अच्छी है या नहीं है, उसका जर्मिनेशन कितना है। और साथ ही साथ बीज खरीदने के बाद किसान भाइयों को अपने घर पे जाके भी एक बार बीज का जर्मिनेशन, जो अंकुरण क्षमता है, वो टेस्ट करने के बाद ही खेतों में बुआई करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, किसान भाइयों को बीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे पौधा बनने वाला है। जी जी। और ऐसे में हमारे किसान भाई जो बीज खरीद सकते हैं, विश्वसनीय जो संस्थान है, जैसे कि आपने बताया कृषि विज्ञान केंद्र है जी, महाविद्यालय है जी यहाँ से, या राष्ट्रीय बीज निगम, जी जी, इन संस्थानों से यदि हमारे किसान भाई बीज को प्राप्त करेंगे तो एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छी उत्पादकता भाई प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। किसान भाई ने बीज भी प्राप्त कर लिया है, जी जी। अब बीज दर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो किसान भाई होते हैं वो आवश्यकता से अधिक बीज का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। तो बीज दर और बीज बोने का जो समय है, उचित समय, उस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं सुझाव अच्छे से देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे किसान भाई अभी भी जो बुआई का जो मेथड है ना, वो गलत यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनको बीज दर अधिक उपयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूँ सोयाबीन की, तो किसान भाई सोयाबीन में जहाँ 1 बीघा में 18 से 20 किलोग्राम से कम बीज की आवश्यकता होती है, वहाँ 25 से 30 किलोग्राम बीज का उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण आगे जाके बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है कि एफलन होता है। इसी प्रकार जैसे गेहूं की फसल है,
अगर गेहूं की फसल में जैसे 1 बीघा में 25 किलोग्राम बीज दर का उपयोग करना है, वहाँ किसान भाई 25 की जगह 30-40 किलोग्राम तक 1 बीघा में बीज का उपयोग कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि उसमें उस गेहूं की जो फसल है उसकी प्रजाति का फुटाव अच्छे से नहीं होता, और फुटाव अच्छे से नहीं होने के कारण फिर उसका उत्पादन नहीं होता। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, अगर अधिक उत्पादन आपको लेना है तो जो अनुशंसित सीड रेट है, जो इसकी बीज दर है, वो आप जो वैज्ञानिकों के द्वारा सजेस्ट किया गया है उतना ही उपयोग आप करेंगे तो आपको बहुत अधिक उत्पादन मिलने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक मंत्र और भी देना चाहूँगा कि जो बुआई का जो आपका मेथड है, जो बुआई करने का, वो आप लाइन टू लाइन बोएंगे। अगर जैसे छिड़कवा विधि से उपयोग करते हैं तो बीज दर ज़्यादा लगनी ही है, क्योंकि उसका फिक्स कोई माप नहीं होता। अगर अच्छे से सीड ड्रिल से लाइन टू लाइन बोएंगे, प्लांट टू प्लांट बुआई करेंगे तो किसान भाइयों को उचित उत्पादन मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ होती है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि जो बीज दर है, यदि वह हमारे किसान भाई आवश्यकता से ज़्यादा रखते हैं जी, तो इसका दुष्परिणाम उन्हें देखने को मिलेगा। बिल्कुल जबकि हमारे किसान भाइयों को कई बार लगता है कि ज़्यादा बीज यदि हम बुआई करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता जी, है। जबकि पौधे की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे उनमें प्रतियोगिता होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसके अलावा अब अच्छे बीज का चुनाव भी हो गया है। बिल्कुल। अब ऐसे में यह जो बीज उपचार है, जी, हमारे किसान भाइयों को अवगत कराइए, बीज उपचार से उन्हें क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल। अभी मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि बीज उपचार क्या है, एक तरीके का टीकाकरण है। इसमें विशेष तौर से किसान भाइयों को कोई भी फसल वो भले ही बोए, पर उसमें बीज उपचार का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बीज उपचार हमेशा किसान भाइयों को करना चाहिए। उससे क्या होता है कि भविष्य में जो आने वाली अधिक बीमारियां हैं या अधिक कीट हैं, उनका कंट्रोल बीज उपचार से हो जाता है, जिसके कारण कि वो आगे जाके ज़्यादा फैलते नहीं है। इसका एक अच्छा मेथड है FRI विधि, FIR। इसमें क्या होता है कि फंगस का, पहले फंगस वाले जो भी उत्पाद हैं वो आप किसान भाई उपयोग करें, जिससे कि जो फफूंद के द्वारा बीमारियां फैलती है उनका कंट्रोल हो सके। इसके बाद में कीटनाशी आता है, तो कीटनाशी का उपयोग करें, जैसे इमिडाक्लोप्रिड से आपको उपचारित करना है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, PSB कल्चर है, ट्राइकोड्रामा कल्चर है। इसको अगर किसान भाई इसी सीक्वेंस में अगर बीज उपचार करेंगे तो वो भविष्य में उनको बहुत सारे फायदे दिलाएंगे। जैसे कि अगर बीज उपचार अच्छा है आपका तो पूरे बीज आपके अंकुरित भी होंगे, साथ साथ जो बीज में किसी भी प्रकार की बीमारी या कीट लगा होगा तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर अपन उसको फील्ड तक ले गए तो वहाँ जाके वो अपना ज़्यादा प्रसार करता है, तो जिसमें फिर अपने को बहुत ज़्यादा दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण किसान भाइयों को अधिक नुकसान होता है। तो किसान भाइयों को बीज उपचार तो बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी भले ही फसल बोए किसान भाई, लेकिन बीज उपचार अवश्य करें। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छे से हमारे किसान भाइयों को समझाया कि जैसे इंसानों को टीकाकरण की आवश्यकता होती है, जी बिल्कुल, और पौधे भी जीव हैं, तो यह एक तरह का टीकाकरण है जिससे पौधे कीटों से और रोगों से भविष्य में लड़ सकते हैं। जी। और आपने डॉक्टर साहब एक क्रम बताया, कवकनाशी का पहले इस्तेमाल करें, उसके बाद कीटनाशी का इस्तेमाल करें, और उसके बाद किसान भाई राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं जी। अभी डॉक्टर साहब बीज हमें मिल गया है, बीज का उपचार भी हो गया है जी, किस्मों के बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। बिल्कुल। ये किस्मों के साथ साथ में ये बताना चाहूँगा मैं किसान भाइयों को कि पहली चीज़ की फसल का चुनाव सबसे पहले अच्छा होता है कि जो अपने एरिया में जो फसल अच्छा उत्पादन दे रही है उस फसल का अपन चयन करें। उस फसल का अगर आपने अच्छा चयन कर लिया, जैसे आपके क्षेत्र में कोई भी फसल हो रही है, गेहूं अच्छा हो रहा है, सरसों अच्छी हो रही है, चना अच्छा हो रहा है, मसूर अच्छी हो रही है या सोयाबीन अच्छी हो रही है, तो वो फसलों का चयन ज़रूरी है पहले। उसके बाद में अपन किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि उस फसल की अच्छी नवीनतम प्रजातियाँ, जैसे गेहूं की बात करें अपन तो गेहूं में अभी बहुत अच्छा उत्पादन पूसा तेजस दे रही है। पूसा तेजस के बाद में अभी 1636 एक HI 1636 प्रजाति आई है, वो भी बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। इसके साथ साथ किसान भाइयों को अच्छी प्रजाति, अच्छी फसल का चुनाव बहुत ही आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके में क्या होगा कि अपने क्षेत्र की जो जलवायु है, जो अपने क्षेत्र की भूमि है, उसके अनुसार ये प्रजाति
प्लस फसल का चयन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो अपने यहाँ क्लाइमेट में सूटेबल नहीं है, अपने वातावरण में सूटेबल प्रजातियाँ नहीं है, फसल नहीं है, वो किसान भाई उगा लेते हैं, तो जिसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है कि उनके यहाँ उत्पादन नहीं होता है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि चने में किसान भाई अभी भी पुरानी प्रजाति विशाल लगा रहे हैं, उसमें ऊग सूग की बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके बाद में JG 14 लगाए, अभी वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा अभी ट्रेंड में चल रहा है RVG 202 लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अब RVG 204 लगाइए। RVG 204 किसान भाई अगर लगाएंगे तो उसका एक फ़ायदा ये है कि कंबाइंड हार्वेस्टर से भी वो हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। जो मैनुअल पे उनको खर्चा आता है वो कम हो जाएगा इस वैरायटी के बदलने से, क्योंकि वो कंबाइंड हार्वेस्टर से हार्वेस्ट की जा सकती है। इसके अलावा मैं बताऊंगा सरसों में गिरिराज अच्छा उत्पादन दे रही है। गिरिराज के बाद में भी 700 RH 750 है, 749 है, RH 725 है। ये प्रजातियां आप उपयोग करेंगे तो अधिक उत्पादन की ओर जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल में किसान भाइयों एक वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। चर्चा चल रही थी, हमारे साथ डॉक्टर CR कांटवा रतलाम से हैं। डॉक्टर साहब, प्रजातियों के बारे में आपने बताया और जलवायु के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को प्रजाति का चयन करना है। जी डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक का प्रबंधन है और उसमें भी समन्वित खाद उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें, इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और अभी क्या है कि किसान भाई जो इनिशियली बुआई करनी थी जो उपयोग कर चुके, लेकिन उसके बाद किसान भाई अभी जो छिड़कवा विधि से जो भी उर्वरक नाइट्रोजन में यूरिया वगैरह उपयोग कर रहे हैं, उनका एक अलग सही तरीके का सही मेथड उनको जानना जरूरी है। बात करें समन्वित उर्वरक और खाद का उपयोग करने का, तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि 3-4 साल में कम से कम एक बार अपने यहाँ सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसके बाद अगर आप उर्वरकों में आते हैं तो उर्वरकों का भी चयन अच्छे से करें कि किस प्रकार की अपनी फसल है। जैसे धान्य फसल है तो उनमें फास्फोरस के लिए कौन सा उपयोग रहेगा, DAP रहेगा कि SSP रहेगा। इसी प्रकार जैसे तिलहनी फसल है तो तिलहनी फसल के लिए SSP उपयुक्त है कि DAP उपयुक्त है। तो ये खाद का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ऑर्गेनिक खाद ये उपयोग करते हैं, सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो उसका उपयोग किसान भाई बुआई के 1 महीने पहले अवश्य कर लें, क्योंकि वो स्लो रिलीज, मतलब धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए वो 1 महीना पहले उसका उपयोग करें, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का। इसके अलावा बात करें उर्वरकों की, तो उर्वरक हमेशा किसान भाई जब भी उपयोग करें, जब फास्फोरस जितने भी फर्टिलाइज़र अगर उपयोग कर रहे हैं वो, और पोटेशियम फर्टिलाइज़र, वो हमेशा बुआई के समय ही उपयोग कर लेना चाहिए। कई बार किसान भाइयों को देखा है कि लहसुन की फसल में पोटेशियम का ऊपर से उपयोग करते हैं, तो वो गलत है। ये जो फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर है, ये जड़ के जो संपर्क में आएंगे तभी ये इनका अच्छी प्रतिक्रिया दे पाएंगे और अच्छा उत्पादन हो पाएगा। अभी मैंने देखा है कि
कि कई किसान भाइयों की ऐसी धारणा बन रही है कि चने के अंदर वो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। दलहनी फसलों में कभी भी स्प्रे नहीं ऊपर से कोई भी उर्वरक छिड़कना नहीं चाहिए। जी। उनका ये मानना है कि अगर हम यूरिया का छिड़काव करते हैं तो हमारे चने में ऊग सूग कम आता है। ये बिल्कुल गलत है। ऊग सूग कम नहीं आएगा, बाकी उसका कंट्रोल भी नहीं होगा, लेकिन आपका जो कॉस्ट है, जो आप यूरिया डाल रहे हो, वो आपका खर्चा है वो बढ़ जाएगा। अपने को खेती में लाभ की तरफ जाने के बजाय वो नुकसान करेगा। ऐसे ही मैं किसान भाइयों को अलग से बताना चाहूँगा कि यूरिया का उपयोग, अभी तक किसान भाइयों को अपन पूछते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि अभी पूछें कि साहब आप किस प्रकार से यूरिया का उपयोग करते हो गेहूँ की फसल में, तो किसान भाई यही कहते हैं कि हम पहले खेत में जाते हैं और पूरा यूरिया जितनी दूर में बुरकना होता है गेहूँ की फसल में पूरे में बुरक देते हैं, छिड़काव कर देते हैं कहने का मतलब, और उसके बाद में पानी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है कि पूरे दिन लाइट नहीं आती, तो वो जो आधा भुरखा हुआ जो छिड़काव किया हुआ यूरिया है उसका वोल्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है वो उड़ जाती है, तो उतना जो इफेक्टिव कारगर नहीं रह पाता। इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा किसान भाई, जैसे ही यूरिया का छिड़काव किया होता है और पानी उसके संपर्क में आता है, क्योंकि मैक्सिमम किसान भाई क्या करते हैं, रेल के पिलाते हैं जी। तो जैसे ही यूरिया पानी के संपर्क में आता है और यूरिया पिघल जाता है, घुल जाता है, तो घुल के क्या होता है कि जड़ अपनी फसल की 3 से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की तक की रहती है, जबकि वो पानी में संपर्क में आके घुलने से वो 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे तक आपका यूरिया चला जाता है। तो उसमें से कम 10-20% अपने यूरिया फसल को मिलता है, तो वो भी एक बड़ा नुकसान है। मैं इसके लिए एक मंत्र देना चाहता हूँ किसान भाइयों को, क्योंकि खेत में किसान भाई खड़ा रहता है पानी देने के टाइम, तो एक कम से कम बाल्टी रखें, बाल्टी में यूरिया भर के रखें। जिस प्रकार उन्होंने पहली क्यारी को रेल के पिला दिया, उसको पूरा भरने के बाद किसान भाई दूसरी क्यारी जब खोले तो पहले वाली क्यारी में जितना पानी नीचे जाना था वो जा चुका, सेचुरेटेड कंडीशन में हो चुका। उसके बाद जब नेक्स्ट क्यारी में पानी दे रहे हैं तो किसान भाई उस पहली क्यारी में जो पानी लग गया उसमें यूरिया का छिड़काव कर दे, तो पूरा का पूरा उनको यूरिया, जहां वो 10 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं वहाँ 5 किलोग्राम भी अगर यूज़ करेंगे तो उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और अपनी जो मृदा है वो भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि यूरिया में क्या होता है 46% नाइट्रोजन होती है, बाकी क्या होता है रॉ मटेरियल होता है, तो वो क्या करता है अपनी भूमि को खराब करता है। तो इस प्रकार से हमें भूमि भी बचेगी, हमारी जो लागत है वो भी बचेगी। तो इस प्रकार से किसान भाई अगर ये तरीका अपनाएंगे तो निश्चित ही उनको अच्छा लाभ होगा। और यूरिया का जो छिड़काव करते हैं किसान भाई, जैसे गेहूं है तो इसकी क्रिटिकल क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जैसे CRI स्टेज है 21 दिन पे, तो तब इनको देना चाहिए, बाद में 42 दिन पे, लगभग ये 3 स्प्लिट में उपयोग करेंगे तो इनको बहुत अच्छा उत्पादन तो मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि किसान भाइयों को ध्यानपूर्वक उर्वरकों का प्रयोग करना है ताकि जो हमारी भूमि की भौतिक दशा है जी वह भी न बिगड़े। जी जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ अभी चूंकि सर्दियों का समय है, बिल्कुल साहब, पाले पड़ने की संभावना भी है, तो ये पाला जो है हमारे किसान भाइयों को परेशान करता है, तो कैसे किसान भाई बचाव कर सकते हैं, इस बारे में भी किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन हर बार आती है, ऐसा नहीं है कि इस बार आनी है या आएगी या नहीं आएगी। लगभग संभावना यही होती है कि हर बार सर्दियों में जनवरी माह में पाला पड़ने की संभावना होती है। तो किसान भाई इसके लिए पहले से ध्यान रखें। पहला उपाय तो अगर वो धुआं कर सके तो धुआं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका जो खेत का टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बढ़ेगा, वो बढ़ने से वहाँ पाले की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, अगर किसान भाई थायो यूरिया जो कि 500 ग्राम 1000 लीटर पानी में डाल के अगर उसका भी अगर छिड़काव करेंगे तो भी अपने को पाले से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसान भाई 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ सल्फर का अगर बुरकाव कर देंगे तो भी किसान भाई उससे पाले से बच सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और उपाय है, किसान भाई 3 ग्राम 1 लीटर पानी में अगर सल्फर डाल के अगर छिड़काव करेंगे तो भी किसान भाई पाले से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, तो ये किसान भाइयों को हमेशा उपयोग करने चाहिए अगर पाले की संभावना। इसके अलावा अगर किसान भाई जैसे मान लो कि किसी के यहाँ अगर स्प्रिंकलर सिस्टम हो, फुहारा विधि, तो उससे अगर वो
पानी भी दे देंगे। जैसे पाला गिर रहा है, इससे पहले या शाम को या रात को या मॉर्निंग सुबह जल्दी उसको अगर फसल को फुहारा विधि से पानी दे देंगे तो भी पाले से जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, अब समय है खबरें हम कुछ सुने जो खेती से जुड़ी हुई हैं। तो अब समय हो गया है किसान भाइयों, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बागवानी क्लस्टर विकास से किसानों को होगा फायदा। प्रदेश का पहला ककून बाजार नर्मदापुरम जिले में। देश में गेहूं का रकबा 2.11 करोड़ हेक्टेयर पर पहुंचा। आलू में काले धब्बों का नियंत्रण और पाले से सावधान रहें किसान भाई। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री तोमर ने समग्र विकास पर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मदद से ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया व इस बार पर भी जोर दिया जाएगा कि किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों को भी उनकी मुख्य फसल के साथ चिन्हित किए गए 55 क्लस्टरों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कार्यक्रम के तहत छोटे व सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने, खेतों में लागू की जाने वाली गतिविधियों का पता लगाने, निगरानी उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग की जरूरत है। बैठक में बताया गया कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम में बागवानी उत्पादों की कुशल व समय पर निकासी तथा परिवहन के लिए मल्टी मॉडल परिवहन के उपयोग के साथ समग्र बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की एक बड़ी क्षमता है। सीडीपी से लगभग 10 लाख किसानों और मूल्य श्रृंखला के संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। सीडीपी का लक्ष्य लक्षित फसलों के निर्यातों में लगभग 20% का सुधार करना है। सीडीपी के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में काफी निवेश भी आ सकेगा। प्रदेश का पहला ककून बाजार नर्मदापुरम जिले में। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के मालाखेड़ी में ककून बाजार खुलने से किसानों को ककून के वाजिब दाम मिल रहे हैं। प्रदेश और बाहर के व्यापारी अब मालाखेड़ी ओपन मार्केट से ककून की खरीदी कर रहे हैं। भुगतान भी तत्काल होने से कृषकों में बहुत उत्साह है। रेशम संचालनालय द्वारा नर्मदापुरम जिले के मालाखेड़ी में अक्टूबर 2022 से ककून मंडी शुरू की गई है। मंडी में किसान निरंतर अपने उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं। रेशम कृषकों को ककून की सर्वाधिक दर 641 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा रेशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें और इससे उन्हें उचित दाम भी मिल सकें, ऐसा सोचा हुआ है। ओपन ककून मार्केट में बनखेड़ी गुजरबाड़ा के रेशम कृषकों ने विक्रय प्रक्रिया में भाग लिया। ककून खरीदने के लिए मालदा, बेंगलुरु एवं स्थानीय बैतूल, इटारसी, बनखेड़ी के व्यापारियों ने भी भाग लिया। प्राप्त उच्च दरों से रेशम कृषकों में उत्साह है। मध्य प्रदेश सिल्क फेडरेशन द्वारा पिछले कुछ वर्षों में ककून धागा एवं अन्य उत्पादों का विक्रय ऑफलाइन किया जा रहा था। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से व्यापारियों द्वारा कृषकों से उत्पादित ककून सीधे मंडी से प्राप्त किया जा रहा है। इस पारदर्शी प्रक्रिया से रेशम उत्पादक कृषकों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर अधिकतम मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा बाजार की मॉनिटरिंग की जा रही है। देश में गेहूं का रकबा 2.11 करोड़ हेक्टेयर पर पहुंचा। सर्दी के जोर पकड़ते ही गेहूं की बुवाई ने भी देश में गति पकड़ ली है। अभी तक गेहूं की बुवाई 211 लाख हेक्टेयर पार कर गई है। वहीं दलहनी फसल 112.67 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बुवाई की प्रगति के मुताबिक देश में रबी फसलों की बुवाई कुल 450.61 लाख हेक्टेयर में हो गई है। रबी का सामान्य क्षेत्रफल 633.80 लाख हेक्टेयर आंका गया है। गेहूं में मध्य प्रदेश 66.29 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश 57.89 लाख हेक्टेयर, पंजाब 33.68 लाख हेक्टेयर, राजस्थान 23.31 लाख हेक्टेयर में बुवाई कर चुका है। वहीं दलहनी फसलें 112.67 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। इसके तहत चना 79.82 लाख हेक्टेयर, मसूर 13.38 लाख हेक्टेयर में बोई गई है।
अब मोटे अनाज की बोनी 32.63 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसके तहत ज्वार 17.97 लाख हेक्टेयर तथा मक्का 8.98 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। इसी प्रकार तिलहनी फसलों की बुवाई 83.07 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इसमें प्रमुख फसल सरसों 76.69 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। आलू में काले धब्बों का नियंत्रण। आलू की फसल में कई बार पत्तियों पर गोल काले धब्बे दिखाई देते हैं। इससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। किसान ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें या कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह लें। आलू की फसल पिछेती झुलसा से रातों रात चौपट हो सकती है। अगेती झुलसा की रोकथाम जरूर करें। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम डायथेन M45 दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। पिछेती झुलसा में पत्तियों के किनारों के झुलसने के लक्षण दिखते हैं। रात में भरपूर आर्द्रता, कम तापमान के बाद इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे कुछ वातावरण बढ़ने पर एक छिड़काव कोई भी ताम्र युक्त फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक बचाव रूप में छिड़काव जरूर करें। आलू में पानी की कमी कंद बनने की अवस्था में नहीं हो, यह ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने जाना कैसे बीज का चुनाव करना है, फसल का चुनाव करना है, बीज उपचार क्यों महत्वपूर्ण है, इस सब के बारे में आज हमने जाना। किसान भाइयों, एक नए विषय के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।